इंडिया न्यूज टेक ऑब्जर्वेशन ईयर यानी भारतीय सेना ने साल 2024 को नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसे बेहतर बनाने के लक्ष्य के तौर पर रखा था। मकसद था भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियारों और हाईटेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारतीय थल सेना ने टेक ऑब्जर्वेशन ईयर में 5600 से अधिक पार्ट्स का निर्माण करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाया। क्रायो कूलर, ड्रोन फ्लाइट्स कंट्रोलर और GNSS जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजी अब देश में ही तैयार हो रही है। दशकों तक हथियारों, स्पेयर पार्ट्स और आधुनिक तकनीक के लिए विदेशों पर निर्भर रही भारतीय सेना अब युद्ध या संघर्ष की स्थिति में स्वदेशी हथियारों के दम पर दुश्मनों को परास्त करने के लिए तैयार है। और यही आज की भारत की नई तस्वीर है। कहीं ना कहीं देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से स्वदेशी हथियार तैयार किए गए, जिस तरीके से स्वदेशी तरीके से नींव रखी गई है भारतीय सेना में, तमाम जो तस्वीर सामने आती है वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सच में पूरा कर रहा है। और खास करके अगर आप रक्षा क्षेत्र में बात करें तो भारतीय सेना की जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है वो न सिर्फ भारत को अच्छा बना रही है, मजबूत बना रही है, बल्कि कई और देश भी भारत पर आने वाले समय में डिपेंडेंट हो सकते हैं। ऐसी जानकारियां भी सामने आती हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर जी, रक्षा विशेषज्ञ, और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए हैं। वेरी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है सर आप लोगों का और बहुत शुक्रिया भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजन कोचर सर, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि पिछले कुछ समय में सर जो सेना है उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव ये देखा जाता है कि हम भारतीय सेना को अब कहते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में हम जिस तरीके से तमाम वेपन्स को आत्मनिर्भर तरीके से शामिल करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी, रक्षा तंत्र को और ज्यादा कुशल बनाएगी। धन्यवाद खुशबू जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लेके आए आज। और देखिए, आत्मनिर्भर भारत एक जर्नी है। वो अभी हमको बहुत लंबा रास्ता इस पे तय करना है, बिकॉज मैं इसके साथ बहुत पैशनेटली जुड़ा हुआ हूँ और फौज में भी जुड़ा हुआ था और रिटायरमेंट के बाद भी मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ इस क्षेत्र में। तो इसको मैं आपको बता सकता हूँ कि एक शुरुआत हुई है, एक राइट दिशा गवर्नमेंट ने अभी दिखाई है। बट आत्मनिर्भर जब हम बात करते हैं वो एक 4-5 साल का प्रोग्राम नहीं होता है, 15-20 साल का प्रोग्राम होता है। बिकॉज डिफेंस इक्विपमेंट ये कोई एक सिविल इक्विपमेंट नहीं है, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है और इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो फौज को एक्चुअली चाहिए होती है। टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बदलती रहती है। पर मैं इस डिस्कशन को आगे ले जाके आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत एक अच्छी पहल हुई है और जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे मैं सोचता हूँ इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं उसको हाईलाइट एक्चुअली करना चाहता हूँ। एक है एमुनिशन। ये जो एमुनिशन मैन्युफैक्चरिंग जो था, ये बेसिकली हमारे PSUs पे लिमिटेड था और कुछ हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, 7 या 8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, टोटल हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। तो 7-8 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी जो एमुनिशन की उसको लुक आफ्टर करती थी। फिर आपको जानकारी होगी, कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, जिसमें ये 41 इंडस्ट्रीज जो इसको थी हमारी फैक्ट्रीज, इनको हमने 7 स्पेसिफिक क्षेत्रों में बांट दिया और अब हम उनको डिफेंस PSUs बोलते हैं। तो एक म्यूनिशन इंडिया करके एक PSU का इसको गठन किया गया, जो आपका जो टैंक्स, आर्टिलरी एमुनिशन, स्मॉल आर्म्स, ये सारे एमुनिशन को इसको मैन्युफैक्चर हो रहा था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें था कि प्राइवेट सेक्टर को पहली बार एमुनिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और मैं इसको क्यों इसके आपके प्रोग्राम में हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज एमुनिशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक लड़ाई में चले जाते हैं, और अभी आपने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो अगली लड़ाई होगी हमको नहीं पता वो कितनी देर तक चलेगी। वो 7 दिन तक चल सकती है, 7 महीने तक चल सकती है, 40 महीने तक चल सकती है। तो उसके लिए आपको सर्च कैपेसिटी की जरूरत है और सर्च कैपेसिटी के लिए आपको अपना प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा।
जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज, अदानी डिफेंस, भारत फोर्ज, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। तो ये कुछ चंद प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो अभी आर्टिलरी एमुनिशन का मैन्युफैक्चर हो रहा है, 155 mm का हो रहा है, टैंक एमुनिशन का। इसको मेरे टाइम पे 125 mm जो FS APDS एमुनिशन था, ये हम इंपोर्ट करते थे। आज की डेट में हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इस कदम है। और आपने यूक्रेन की लड़ाई में आपने सुना होगा थर्मोबैरिक राउंड्स के बारे जी। में। अब वो भी इसको भारत में इसको मैन्युफैक्चर हो रहा है। और आप हमारी इसको मिसाइल स्टोरी से तो आपको वाकिफ होंगे, जहाँ बिल्कुल पे सर। आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस, पिनाका, नाग, हेलेना, तो ये जो सारा, और स्मॉल मतलब आर्म्स कुल मिलाकर एमुनिशन। राजन सर, जो बात आप बता रहे, कुल मिलाकर हर वो चीज शामिल करने की कोशिश और कवायद है जिससे कभी भी ऐसा ना लगे कि हम रक्षा क्षेत्र में कमजोर है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर, अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी ही तो यही है ना कि आप अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करें। बाकी चीजें तो बाद में आएंगी, सबसे पहले तो अपने आप को सुरक्षित करना है। और यही वजह है कि जो नाम आप ले रहे हैं उन नामों को शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी था। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं अरविंद जी को भी जरा इस चर्चा में ले आऊं, फिर वापस आपके पास आती हूँ। अरविंद जी, जो बात राजन कोचर सर कह रहे थे उसी बात को मैं आगे लेकर जाऊंगी और एक चीज इसमें शामिल ये करूंगी। आजकल के बदलते परिवेश में जिस तरह से आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हर बदलते साल हर देश के संबंध दूसरे देश के साथ बदल जाते हैं। आप देखिए भारत के संबंध चाहे श्रीलंका से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इनफैक्ट नेपाल से हो, कितने बदल गए हैं। अमेरिका के साथ संबंध किस तरीके से बदले हैं। ऐसे में जब आप अपने रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाते हो तो आप ये बताते हो चाहे दुश्मनों की तादाद जितनी भी हो, दोस्तों की तादाद जितने भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को अपने तरीके से मजबूत बना रहे हैं, फिर चाहे लड़ाई किसी के साथ भी हो, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ठीक कहा है खुशबू जी, पर बात केवल दोस्ती और दुश्मनी की ही नहीं है। हाँ आपको इसका असर अर्थव्यवस्था पे भी बहुत जबरदस्त पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि आप देखिए कि हमने खाली घरेलू स्तर पर जो हमारा प्रोडक्शन है वह बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो इससे यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है और एक नई उम्मीद जग रही है हमारे यहाँ के लोगों में। हमने 50,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट ही कर दिया है और वो खाली डिफेंस सेक्टर में है। तो यह सब चीजें बताती है कि भारत एक उभरता भारत है और उसमें वह तमाम क्षमताएं हैं। पर इसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जिसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा कि हम भले रक्षा उत्पादन में हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता पाई है। क्योंकि 2024-25 में अगर हम देखें तो जो घरेलू लेवल पे जो प्रोडक्शन होना चाहिए तो खासकर डिफेंस वाले सेक्टर में वह काफी ज्यादा हुआ है। और इससे पहले किसी जमाने में यह बोला जाता था कि रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अगर इंपोर्ट करने वाला देश है तो भारत है। पर कुछ चीजें जो ध्यान रख देना है, एक तो हमें R&D पे काफी खर्च करना है। हालांकि 12% के आसपास हमने उसमें बजट में बढ़ोतरी भी की है, पर फिर भी एक अलग से यूनिवर्सिटी की जरूरत है जो डिफेंस यूनिवर्सिटी हो और वहां पे काफी बड़ी बड़ी रिसर्च हो और उसको हम रक्षा के क्षेत्र में उसको करें। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के जो मूलतः सरकारी है, वो रिसर्च का काम करते तो हैं पर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि रक्षा के क्षेत्र में हम अगर एक बड़ी ताकत बन पाए तो इसकी वजह दरअसल प्राइवेट सेक्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर ने इस फील्ड में अगर एंट्री नहीं की होती तो शायद हम इतने बड़े पैमाने पे यह सब नहीं कर पाते। जैसे कोचर साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले इसी बात का जिक्र किया। पर जी यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि जो खासकर लाइसेंस राज है, अगर हम उसको कम कर ले और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं वहां पे भी हम इस चीज को बढ़ाएं और लोगों की अगर भागीदारी हम बढ़ाते हैं और जो कम से कम जो छोटे बड़े जो पूंजीपति है अगर हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं तो ये भारत के लिए काफी ठीक रहेगा। बड़े स्तर पर भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि S-400 जैसे जो डिफेंस सिस्टम है वह भारत बनाना चाहिए, देर सवेर उसमें वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। आज भी हम बहुत सारे हमारे जैसे कि अर्जुन टैंक वगैरह उनके इंजन वगैरह के लिए हम कई बार जर्मनी वगैरह पे डिपेंड किया करते थे। ऐसे ही जो हमारे जो तेजस प्लेन है उसके जो इंजन है वो हमें रशिया से मंगाने पड़ते थे, हमारे
प्रोजेक्ट भी कई बार अमेरिका से मंगाने पड़ते थे, और उसके कारण हमारे कई बार प्रोजेक्ट भी डिले हुए हैं। यह सारी चीजें यहाँ बननी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि एक जी। सच्ची आत्मनिर्भरता आ पाएगी। पर हम्म। भारत ने बहुत कुछ किया है, हम्म। पिछले कुछ सालों में तो वाकई एक बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हुँ, हैं। ठीक जी, है, ओके फाइन। कुछ सर आती हूँ मैं आपके पास। राजन कोचर जी, देखिए ये बात तो सर सच है कि अगर सिर्फ हम पिछले कुछ सालों को देखें तो भारत ने जो बदलाव किए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और निश्चित तौर पर ये बदलाव भारत को और मजबूत बना रहे हैं। लेकिन सर और क्या वो चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए सर, यहाँ तो देशों के साथ जो संबंध हैं वो तो कभी भी बदल जाते हैं। ऐसे में अगर आप ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत ये भी है ना कि अगर रशिया के साथ ये चाहिए और रशिया के साथ अगर संबंध खराब हो गए तो फिर कैसे वो चीज मिलेगी? तो कुल मिलाकर आजकल के परिवेश में भारत को और वो क्या चीज है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? खुशबू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो सिचुएशन है, एक रियलिस्टिक असेसमेंट हम करते हैं। देखिए, हमको इसको लोगों को अच्छा लगता है कि आप अच्छी बातें करें और इसको बोलें कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज आपकी अलग हैं। और आपकी जैसे आपका सवाल है, इसके ऊपर मैं इसको स्टेप वाइज मैं जो इसको अपना एनालिसिस देना चाहता हूँ। सबसे पहले इंजन डिपेंडेंसी। आपका जो जेट इंजन है, आपका तेजस का 404, अब ये आने वाले वक्त में आमका जो आपका एयरक्राफ्ट आएगा, 114 एयरक्राफ्ट आप इसको इंडक्ट करना चाहते हैं, उसमें आपको 414 इंजन लगेगा। ये सारे आपको यूनाइटेड स्टेट से आते हैं। जी। अब आपने 180 तेजस का ऑर्डर दे दिया है, और आपका जो प्रोग्राम है या जो आपकी टाइमलाइन है, आप बोलते हैं कि 2035 तक हम ये 180 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करेंगे। कैसे करेंगे? अभी तक आपके पास 3 इंजन आए हैं, और इसको आप यूएसए के पास डिपेंडेंट है हर एक चीज के लिए। और टेक्नोलॉजी, अब देखिए 2025 में हम 2035 में 10 साल बाद टेक्नोलॉजी भी अलग होगी। तो ये एक कंसर्न है मुझे, कि अगर आपको 10 साल लगेंगे इंजन्स को हासिल करने में, 10 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी ही बदल जाएगी। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके आईफोन का देता हूँ। अभी आपके पास आईफोन होगा, आज आईफोन 17 चल रहा है। जी। और हर एक साल एक आपका जो आईफोन, आपका आपका नंबर आपका चेंज होता है। तो 5 साल में यू आईफोन 11 से आप यू आईफोन 17 पे पहुंच चुके हैं। डिफेंस में तो आप ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपको एक ऑर्डर उसको मेटेरियलाइज करने में अगर आपको 10 साल लगेंगे, सो समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। तो इसीलिए इसको मैं मानता हूं कि हमारे पास, हम इसको मिसाइल अप बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, हम स्पेस में किसी को भेज सकते हैं, एक जेट इंजन नहीं बना सकते हम। और हम्म। जो 75 ईयर से ऊपर हो गए, 78 कितना हमारी इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, तो हम अभी तक यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर पाए। दूसरा, ये जो स्पेशल ये एलॉयज हमको इसमें लगते हैं मैन्युफैक्चर में, इसकी जो मेटलर्जी है, उसकी जानकारी आज भारत में नहीं है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तीसरा, जो हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एंड हाँ। डिपेंडेंट है। और अगर आप अपने जीडीपी का 0.6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करते हैं तो कहाँ जाएंगे आप? बिकॉज एक अमेरिका का जीडीपी हमारे से, आप जाते हैं, वो एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम लोग जी। 3 और 4 के बीच में। अमेरिका 3.5% अपना जीडीपी आर एंड डी में लगाता है। और एक हम्म। इसको अरविंद जी ने एक बात करी थी यूनिवर्सिटी की, एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था 10 साल पहले या 15 साल पहले, आई वुड से दैट। वो ये अभी तक फाउंडेशन स्टोन पर ही है। और हम्म। एक पुलिस एकेडमी, राष्ट्र रक्षा एकेडमी, जो आपने अहमदाबाद में उसको खड़ी कर दी, आपने उसको कर दिया। तो क्या मैं ये मानूं
कि आप पुलिस को ज्यादा अहमियत देते हैं और फौज को कम अहमियत देते हैं, कि एक फौज की यूनिवर्सिटी की आधारशिला आपने रखी, आपने 2013 में इसकी आधारशिला रखी, आज 2025 हो गया, वो फाउंडेशन स्टोन वही का वही है। और ये प्राइवेट, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, जी। प्राइवेट सेक्टर को आपने जितना भी कैपिटल एक्विजिशन आप करते हैं, 1.12 लाख करोड़ आपका बजट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को आपने 25% दिया है। और अगर आप अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखें, ये 25% जो आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया है, आपका एक्सपोर्ट टारगेट 75% प्राइवेट सेक्टर देता है। और पीएसयू जिसको आपने 75% बजट दिया है, वो आपको एक्सपोर्ट खाली 25% देता है। तो आई थिंक एक टाइम आ गया है सोच को बदलने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को 25 से आपको 50% बिल्कुल तक सर, ये टैक्स बात जो आप बजट कह में रही हैं लाना बिल्कुल चाहिए। सही है। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो करने पड़ेंगे और तभी जाकर और बेहतर व्यवस्था हो पाएगी। आप भी रहिए सर हमारे साथ, अरविंद जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और वापस फिर इस चर्चा की में वापस आएंगे हम और बातचीत भी करेंगे। सुन लो शहबाज जिनपिंग, हम हैं किंग। स्वदेशी की ताकत, दुश्मनों पर घातक। युद्ध का मैदान, स्वदेशी की शान। अजय, अचूक, अभेद्य। भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की हताशा, उसकी खीज और इंटरनेशनल बेइज्जती। खार खाया पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। पाकिस्तान की पुरानी हरकतों के कारण ही भारत पूरी तरह से अलर्ट है। भारतीय सेना लगातार खुद को अपडेट और अपग्रेड करने में लगी है। आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुकी है, हथियारों से, आधुनिक तकनीकों से और हौसलों से भी। सबसे अहम बात यह है कि अब भारत को आधुनिक होते जा रहे युद्ध के मैदान में अब हथियारों से लेकर उसके पार्ट्स तक के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना होगा। अब दुश्मनों की गुस्ताखी का जवाब पहले से ज्यादा घातक और मौके पर ही होगा। भारतीय सेना को हथियारों और आधुनिक तकनीक के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मुमकिन हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान और विकसित भारत 2047 के विजन से। रक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रहे स्वदेशीकरण का परिणाम है कि आज भारतीय थल सेना की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। टेक एब्जॉर्प्शन ईयर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आयातित हथियारों, उपकरणों पर निर्भरता कमी है। अब तक 1050 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स स्वदेशी हैं। 60 से अधिक बड़ी असेंबलिंग भी पूरी तरह से देश में निर्मित है। मौजूदा हथियारों के सिस्टम के लिए भी यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। 1035 असेंबलिंग, सब असेंबलिंग भी देश में तैयार हुए हैं। 3517 स्पेयर पार्ट्स भी विकसित किए गए हैं। कुल 5600 से अधिक पार्ट्स का देश में ही उत्पादन हुआ है। स्वदेशी पार्ट्स से सप्लाई चेन भी सुरक्षित हुई है। किसी भी संघर्ष और आपात स्थिति में अपने दम पर भारत खड़ा रह पाएगा। भारतीय सेना के लिए ये उपलब्धि जितनी बड़ी है, उतनी ही देश की सुरक्षा के लिए भी मददगार है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों, पार्ट्स और तकनीकों से जहां लागत में भारी कमी आई है, वहीं आयात में लगने वाला समय भी शून्य हो चुका है। स्वदेशी ताकत दुश्मनों के लिए घातक बनने वाला है। स्वदेशी पार्ट्स से हथियारों का रखरखाव, अपग्रेड आसान हो चुका है। युद्ध के समय सप्लाई चेन रुकने का डर खत्म हो चुका है।
युद्ध की स्थिति में सैन्य तैयारी मजबूत हुई है। तकनीकी क्षमता, औद्योगिक आत्मनिर्भरता में तेजी आई है। क्रायो कूलर से यूएवी कंट्रोलर तक अत्याधुनिक तकनीक है। भारतीय सेना की सफलता में भारतीय कंपनियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। सेना ने अपनी सप्लायर लिस्ट में छोटी, मध्यम या बड़े उद्योग और स्टार्टअप्स को शामिल किया है। इससे देश में रक्षा उद्योग के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। रोजगार में भी बढ़ोतरी हो रही है। सेना के इस मॉडल को रक्षा मंत्रालय भविष्य का स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम बता रहा है। स्पेयर पार्ट्स ही नहीं, थल सेना हाईटेक तकनीक को भी भारत में ही विकसित कर रही है। इनमें थर्मल इमेजर के लिए क्रायो कूलर, ड्रोन और यूएवी के लिए फ्लाइट कंट्रोलर और इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट कंपोनेंट। खास बात यह है कि ये तकनीक पहले सिर्फ कुछ देशों से आयात होती थी, लेकिन अब भारत इन तकनीकों का विकास खुद कर रहा है। आने वाले सालों में हथियारों से जुड़े हजारों और भी पार्ट्स का निर्माण देश में ही हो सकेगा। इसका फायदा युद्ध की स्थिति में सेना को तो मिलेगा ही, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में भी तेजी से उभर कर सामने आएगा। इसका फायदा युद्ध की स्थिति में सेना को तो मिलेगा ही, भारत वैश्विक रक्षा बाजार में भी तेजी से उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और लगातार मेरे साथ मौजूदगी राजन सर की भी है, अरविंद जी की भी है। अरविंद सर देखिए, अब क्योंकि समय की कमी है, मैं एक एक छोटा छोटा जवाब चाहूंगी। मेरा सवाल ये है अरविंद जी कि जिस तरह से भारत लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, उसमें अड़चनें भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर अब खर्च करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाले समय में वो कौन से और बिंदु है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भारत को है? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना है, क्योंकि लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं। करेक्ट। हमने देखा कि जो खासकर जो जैविक हथियार है, हाँ। तो उसके लिए आपको अपना जो खाली डिफेंस सिस्टम के साथ अपना जो खासकर लोगों की रक्षा कैसे करना है वो भी आना चाहिए। कोविड के दौर में हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। उसके अलावा जो व्यवस्था के स्तर पर आपको बहुत बड़े परिवर्तन लाने की जरूरत है। नौकरशाही से इन सब चीजों को मुक्त करना होगा। तो वो तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है खुशबू जी, कि जिसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। जी ठीक है। खुशबू जी। अच्छा राजन कोचे सर, देखिए जो ये पिछले कुछ समय में हमने तमाम युद्ध देख रहे हैं, हम चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो या फिर हमास इजराइल के बीच में हो, जो युद्ध की तकनीकें वही पूरी बदल गई है। मतलब कोई सोच सकता था सर कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध इतना लंबा चलेगा, उसको इस तरीके से सपोर्ट मिलेगा नाटो का, अमेरिका का, या फिर हमास और इजराइल जैसे जो हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप्स जो है वो इतने लंबे समय तक तमाम चीजों को लेकर चलेंगे। तो पिछले कुछ परिस्थितियों में युद्ध करने का तरीका भी तो बदला है ना, तो भारत तो अब उन चीजों को देखकर भी अपने रक्षा क्षेत्र को और एड ऑन करेगा और मजबूत बनाएगा। बहुत अच्छी बात करी है आपने खुशबू जी। देखिए, मैं स्पेसिफिक्स में आऊंगा। जो एक इस फ्यूचरिस्टिक जो अभी हमको जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान चाइना को हमने काउंटर करना है, दोनों एक ही हैं, और नेक्स्ट अटैक आएगा उसमें पाकिस्तान, चाइना, टर्की वगैरह वो सब हमारे साथ आएंगे। सबसे पहले है कि आपको एक सैटेलाइट सिस्टम की जरूरत है। जैसे चाइना के पास बेदू एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें 45 सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, उससे एक्चुअली पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया सिंदूर के टाइम पे। इसका मतलब है कि वो पूरे 24/7 कवरेज, उनको पता था कि भारत में भारत की जो फोर्सेस हैं कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमारा मिसाइल बेस है और कहाँ से लॉन्च होना है। और हमारे पास 7 या 8 अपने सैटेलाइट्स का ग्रिड है। तो मैं एक इस इवेंट में था जहाँ पे मैं आई हैड एक्चुअली फॉर्च्यून, जो चेयरमैन इसरो के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्हें बताया कि एक आपको अच्छी एक्चुअली खबर देना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द भारत का एक सैटेलाइट सिस्टम आएगा जिसमें 50 सैटेलाइट्स हमारे डिफेंस का जो एक मजबूत ग्रिड है वो हम हासिल करेंगे। ये कोई 2 साल का प्रोग्राम है, इतना लंबा प्रोग्राम। तो ये एक बहुत आपके व्यूअर्स के लिए भी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि सैटेलाइट्स, बिकॉज
फ्यूचर वॉर, जैसे आपने जिक्र किया, साइबर और स्पेस में लड़ी जाएगी। हाँ। और इसीलिए ये काबिलियत होना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक भारत ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का 50,000 करोड़ का बजट निकाला है जो एक साल में हमने खर्च करना है। और इसमें हमारे जो भी जितने भी मिसाइल्स जो हमको चाहिए, जितने हमको ड्रोन्स चाहिए, और हमको जो भी वेपन प्लेटफॉर्म चाहिए, हमको एक साल में हमको खरीदने हैं, बिकॉज अभी टाइम नहीं है हमारे पास। अभी बहुत इसको वक्त की नज़ाकत को देखते हुए भारत को इक्विप करना है जल्दी से जल्दी। और लास्ट पॉइंट है ये है कि इसको मैं उम्मीद रखता हूं अभी आने वाले बजट में इसको डिफेंस का जो एक प्रोपोर्शन है, इट इज ओनली 1.9% ऑफ द जीडीपी। जी। और जो प्रोक्योरमेंट को मिलता है, इस 1.9% का 28% ही मिलता है। इसका मतलब कि आपको मुश्किल से 1.12 लाख करोड़ आपको मिलते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं, जी। बिकॉज सुरक्षित भारत, हम्म। अगर आपको विकसित भारत के तरफ जाना है तो आपको सुरक्षित भारत का बिल्कुल, सपना ये आपने जो सर पॉइंट कहा है ना लास्ट में, यही सबसे ज्यादा सार है कि अगर आपको